नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 56 एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। बीते करीब 2 महीने से वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भारत और चीन के बीच जारी तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत के लिए मुश्किल यह है कि इसी तनाव के दौरान कई देश और संगठन भी बारी बारी से उसके खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। इस क्रम में सोमवार को कई घटनाएं घटी। इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने जम्मू कश्मीर को लेकर भारत की तीखी आलोचना की। इसी दिन नेपाल ने पहली बार मॉनसून से पहले भारत का बांधों के मरम्मत के कार्य से भारत को रोक दिया। LOC पर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया और बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने भारत विरोधी टिप्पणी की। सवाल है कि भारत के खिलाफ एकाएक इतना अधिक मोर्चा खुलना महज संयोग की बात है? क्या भारत अपने खिलाफ खुले चौतरफा मोर्चे का कूटनीतिक जवाब देने में सक्षम है? ऐसे समय में भारत को क्या करना चाहिए, वह भी तब जब LAC पर चीन तनाव को कम करने के बदले लगातार इसे बढ़ावा देने में लगा है, और यह भी कि अचानक भारत की चौतरफा घेरेबंदी के कूटनीतिक निहितार्थ क्या है। जाहिर तौर पर भारत के खिलाफ खुले इस चौतरफा मोर्चे के पीछे चीन और पाकिस्तान है। चीन भारत को चौतरफा दबाव में उलझाकर भारत चीन सीमा पर अपनी इच्छा के अनुसार सीमा की नई लकीर खींचना चाहता है। इस क्रम में सबसे पहले बात OIC की, जिसने अगस्त महीने में जम्मू कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 370 खत्म करने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदलने के भारत के फैसले को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के खिलाफ बताया है। OIC ने जम्मू कश्मीर में कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया है। यहां यह जानना जरूरी है कि जम्मू कश्मीर की स्थिति में बदलाव पर OIC के कॉन्टैक्टर ग्रुप ने विदेश मंत्रियों की आपात बैठक के बाद बयान जारी किया है। इस ग्रुप में पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, नाइजर, अजरबैजान शामिल है। जाहिर तौर पर सऊदी अरब को छोड़ दें तो इसमें शामिल पाकिस्तान, तुर्की, नाइजर और अजरबैजान शुरू से ही भारत के विरोधी रुख अपनाते रहे हैं। हाँ, इसमें सऊदी अरब की भूमिका भारत के लिए चिंता पैदा करने वाली है, क्योंकि सऊदी अरब में तब तटस्थ देश की भूमिका निभाई थी जब भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर कई अहम बदलाव किए थे। विशेषज्ञों का कहना है कि OIC के इस बयान का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान मिलकर संयुक्त राष्ट्र में भी भारत विरोधी माहौल खड़ा करने में नाकाम रहे थे। फिर यहां यह सवाल उठता है कि वही OIC इस तथ्य पर चिंता जाहिर क्यों नहीं करता कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के उलट पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर के हुंजा, गिलगित के एक भाग, रक्सम एवं बाल्टिस्तान की शकसम घाटी क्षेत्र को 1963 में चीन को सौंप दिया था। इन क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों पर चीनी शासन के अत्याचार पर भी OIC की चुप्पी उसे कटघरे में खड़ा करती है। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत के खिलाफ इन देशों की चौतरफा घेराबंदी के राजनीतिक कूटनीतिक निहितार्थ क्या है? जवाब सीधा सा है। इस पूरे मामले में चीन अगुआ है और दूसरे अन्य देश उसका पिछलग्गू बनकर अपना अपना हित साधना चाहते हैं। चीन नहीं चाहता कि उसके पड़ोस में कोई ऐसा देश हो जो आर्थिक और सामरिक दृष्टि से ज्यादा ताकतवर हो। पड़ोस में हर मोर्चे पर ताकतवर देश का होना चीन की विस्तारवादी नीति की राह का रोड़ा ही बनेगा। भविष्य में उसे ताइवान, दक्षिण चीन सागर में बड़ी चुनौती झेलनी होगी। खासकर भारत के ताकतवर होने से इन मुद्दों पर चीन की ही परेशानी बढ़ेगी। यही कारण है कि भारत के खिलाफ एक और जहां चीन ने सीधा मोर्चा खोला है, वहीं उसने भारत के उन पड़ोसी देशों को साधने के लिए पूरी ताकत लगाई है, जिससे भारत की परेशानी बढ़ाई जा सके। अब सवाल नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों का है। इसमें नेपाल ने भारत के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल रखा है, जबकि बांग्लादेश से
इसी आशय के संकेत मिल रहे हैं। इस मामले में नेपाल और बांग्लादेश की स्थिति में थोड़ा अंतर है। बांग्लादेश में विरोधी सुगबुगाहट आर्थिक है। तेज गति से आर्थिक प्रगति कर रहे बांग्लादेश का वैश्विक व्यापार के कई क्षेत्रों में भारत के साथ प्रतियोगिता है। बांग्लादेश को साधने के लिए चीन ने उसके 97 सामानों पर उत्पाद शुल्क शून्य करने की घोषणा की है। वस्त्र क्षेत्र में बांग्लादेश लगातार भारत को चुनौती दे रहा है। उसे लगता है कि अगर भारत की आर्थिक प्रगति की रफ्तार धीमी हुई तो उसका सर्वाधिक लाभ उसे ही हासिल होगा। इस मोर्चे पर चीन और बांग्लादेश के विचार आपस में मेल खाते हैं। ऐसे में बांग्लादेश और भारत के द्विपक्षीय रिश्तों में खटास बढ़ने की भी संभावना है। हालांकि यह खटास सामरिक क्षेत्र में ना होकर व्यापार के क्षेत्र में ही होगी। जहां तक नेपाल का सवाल है कि वर्तमान में कम्युनिस्ट शासित इस देश को इस मौके पर भारत से दुश्मनी की भविष्य में बड़ी कीमत चुकानी होगी। नेपाल ने हाल ही में भारत से तनाव बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए। पहले उसने तथ्यहीन आधार पर नया नक्शा जारी कर भारतीय भूभाग पर दावा जताया। इसके बाद विदेशी दुल्हन के लिए नेपाल की नागरिकता हासिल करने की समय सीमा बढ़ाकर 7 साल कर दी। अब वह भारत को उन बांधों की मरम्मत करने से रोक रहा है जो खास तौर में बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हर साल आने वाले बाढ़ का कारण बनते हैं। नेपाल को लेकर भारत की चिंता इसलिए भी बड़ी नहीं है कि इन फैसलों पर नेपाल में आम सहमति नहीं है। दूसरे, नेपाल के मैदानी इलाके में भारत को भरपूर समर्थन प्राप्त है और यह तनातनी तभी तक है जब तक नेपाल में वामपंथियों का शासन है। भौगोलिक संरचना के स्तर पर नेपाल की स्थिति ऐसी है कि वह भारत की मदद के बिना एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। निश्चित रूप से चीन से तनाव घटने के बाद भारत का ध्यान नेपाल की ओर सबसे पहले होगा और यहीं से नेपाल की वर्तमान सरकार की परेशानी शुरू होगी। बहरहाल चीन ने अपनी कूटनीतिक दांवपेच के जरिए भारत की चौतरफा घेरबंदी तो की है, मगर वैश्विक स्तर पर उसकी भी स्थिति इतनी सहज नहीं है। दुनिया के कई ताकतवर देश चीन के खिलाफ गोलबंद हैं। चीन की कोशिश भारत को दबाव में लाकर इस वैश्विक गोलबंदी के दबाव को कम करना भी है। वह कभी नहीं चाहेगा कि दक्षिण चीन सागर ताइवान मामले में भारत अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर सार्वजनिक तौर से चीन के खिलाफ अपनी भूमिका निभाए। चीन की नीति कुछ करने के बदले भय का माहौल बनाने की रही है। वह युद्ध से ज्यादा युद्ध का माहौल बनाकर आतंक पैदा कर अपने प्रतिद्वंदियों पर हावी होता आया है। सवाल है कि क्या भारत चीन की इस रणनीति को जानते बूझते भी उसके जाल में फंसेगा? भारत की वर्तमान घरेलू सियासी परिस्थिति मोदी सरकार को रक्षात्मक होने का विकल्प नहीं देती। यहां सरकार का रक्षात्मक होने का अर्थ कभी न भरने वाले सियासी घाटे से है। मतलब बीच का रास्ता चीन को ही निकालना होगा। ऐसा नहीं हुआ तो तनाव कम होने के बदले अभी और बढ़ेगा। लंबे समय तक तनाव बनाए रखना चीन के लिए भी अनुकूल नहीं है। धीरे धीरे ताकतवर देश गलवान झड़प में चीन के खिलाफ सार्वजनिक बयान दे रहे हैं। तनाव लंबे समय तक बढ़ा तो ताकतवर देशों की गोलबंदी और मजबूत हो जाएगी। निश्चित तौर पर यह कूटनीति का माइंड गेम है। भारत अगर आक्रामक रुख पर अड़ा रहा तो चीन धीरे धीरे बैकफुट पर आएगा। डोकलम विवाद इसका गवाह है। मगर सवाल है कि क्या भारत डोकलम की तरह ही अपने रुख पर डटा रहेगा? नमस्कार।